नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। देश के एविएशन सेक्टर के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर में बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया और अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का अवलोकन किया। इसके बाद एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित उन्होंने किया। इस उद्घाटन के साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास को एक नई गति मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। देश के एविएशन सेक्टर के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन था। आज पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इसके बाद एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन भी किया है। ये एक बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। इसके साथ ही वो एक विशाल जनसभा को भी आज संबोधित उन्होंने किया। आपको बता दें कि इस उद्घाटन के साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को एक नई गति मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसका उद्घाटन किया है। एयरपोर्ट के एविएशन सेक्टर के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन भी माना जा रहा है और एक बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ा दिन माना जा रहा है। लगातार ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए पहुंच रहे थे। आर्थिक विकास को एक नई गति मिलने वाली है और मिल चुकी है और देश के एविएशन सेक्टर के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर में बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जिसकी नींव, जो इसका पेपर वर्क था, वो जो 2003 में ही पूरा हो गया था, लेकिन आज इसका उद्घाटन हुआ है। आज 2026 में ये बनकर तैयार हुआ है। देश के लिए एक आज ऐतिहासिक दिन है, नोएडा के लिए ऐतिहासिक दिन है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का अवलोकन किया है। इसके बाद ही एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन भी कर दिया है। देश के एविएशन सेक्टर के लिए आज जो एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद ही एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन किया है। इसके साथ ही एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया है। इस उद्घाटन के साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी की जो सुविधा है वो और भी ज्यादा आसान हो गई है। उसकी कनेक्टिविटी आसान हो गई है और हर 2 घंटे में एक फ्लाइट चलेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को एक नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया है। ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। पूरे इलाके में लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल हब बनाने पर फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि पूरे एरिया में एक एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल हब बनाने का पूरा प्रोजेक्ट है। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें नए उद्योग और निवेश आएंगे। यूपी को इकोनॉमिक हब बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम भी माना जा रहा है। पीएम मोदी ने जनसभा को आज संबोधित किया है। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए उत्तर प्रदेश पर भी जोर दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
पीएम मोदी ने आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और उससे जुड़ी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बढ़ावा, रोजगार, निवेश पर भी फोकस किया है। बड़ी जानकारी पीएम मोदी ने दी है। इस उद्घाटन के साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का एक उद्देश्य रखा गया है, एक विजन रखा गया है। लगातार ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। जेवर एयरपोर्ट को सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि एयरपोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लकी तोमर नोएडा से जुड़ चुके हैं। लकी, आज एक ऐतिहासिक दिन है एविएशन सेक्टर के लिए, आज एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर में बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, क्या कुछ जानकारी है? जी अचल बताना चाहूँगा मैं आपको, काफ़ी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे जेवर एयरपोर्ट का, और पूरे देश में भी और देश के बाहर भी काफ़ी लोगों को इंतजार रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि देश का और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है ये, ठीक है, जिसका अभी पहले चरण का जो आज था उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। जी जी, तो जेवर एयरपोर्ट के अंदर एनसीआर के अंदर ये दूसरा एयरपोर्ट है, और जिसमें डेली की 150 से ज्यादा उड़ानें भरी जाएंगी। लकी, आज एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन किया गया है और ये 2003 में इसका पेपर वर्क हो चुका था, लेकिन आज 2026 में इसका उद्घाटन हो रहा है। लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? असल लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है इसको देख के, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जिन लोगों को यूपी से दिल्ली जाते थे जो इस फ्लाइट के लिए, उनके के लिए काफी सुविधा हो गई है, और जो एनसीआर के लोग जो आईजीआई पे काफी परेशान होते थे एग्जाम को लेके, इन सारी चीजों को लेके, वो सारी सुविधाएं अभी यहाँ पे मिली रहेंगी। ऊपर से क्या है, यहाँ पे एग्जाम का कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। यहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल कनेक्ट है, दिल्ली मुंबई कनेक्ट है, इस पे गंगा एक्सप्रेस वे कनेक्ट है, ठीक है, तो NH24 है वो भी इस पे कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सारी सुविधा है इसमें, कि जाम नहीं मिलेगा, आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, और ये सारी चीजें इसमें रहेंगी जो कि आईजीआई पे नहीं थी पहले। लगी, जो उधर के क्षेत्र हैं नोएडा की साइड के, ग्रेटर नोएडा के साइड के जो क्षेत्र हैं, अलीगढ़, हाथरस, इनको एक बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ी सुविधा इसीलिए क्योंकि पहले अलीगढ़ से आने के लिए लोग सोचते थे कि कैसे जाना है, जाम मिलेगा और ट्रांसपोर्ट का, अभी वो लोग वहाँ से सीधे आएंगे, टाइम कम लगेगा, कन्वेंस कम लगेगा, और आने जाने में जितनी चीजें वहाँ से सामान आना है, कार्गो के द्वारा आना है, वो सभी चीजों में सुविधा उपलब्ध होगी। लकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ढोंगी बाबा अशोक खरात के कारनामे सामने आने के बाद विपक्ष लगातार रूपाली चाकरकर के इस्तीफे के लिए दबाव बना रही थी। ऐसे में रूपाली चाकरकर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की महिला शाखा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले रूपाली ने महाराष्ट्र में महिला आयोग के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। रूपाली का नाम भी अशोक खरात के साथ जोड़ा जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने दोनों पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की साइबर पुलिस स्टेशन टीम ने एक अंतरराज्यीय निवेश धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 5 साइबर धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नकली निवेश योजनाओं के जरिए ज्यादा रिटर्न का लालच देकर लोगों को ठगता था और ये पूरा मामला एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद सामने आया है।
मुख्य आरोपी को श्रीरामपुर में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपने उन साथियों की भूमिका का भी खुलासा किया जो इस धोखाधड़ी में शामिल थे। कुल 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब आगे देखना होगा इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। चंडीगढ़ से अगली खबर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में की गई कटौती का स्वागत किया है। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पूरी दुनिया में ईंधन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसे वैश्विक संकट का दौर बताते हुए कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत सरकार ने आम जनता को एक बड़ी राहत देने का काम किया है। इस संबंध में मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और उस समय में की है जब पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हों, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है, ये वैश्विक संकट है जो मिडिल ईस्ट की समस्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है और सभी जगह रेट भी बढ़ रहे हैं। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय में भी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए और डीजल पे 0 की है। एक बड़ी राहत आम जन को मिली है। इससे आम जनता के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम वो स्थिर बने रहेंगे, जबकि पूरी दुनिया में भाव ऊपर जा रहा है। परंतु मोदी जी का कुशल नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी दूरदृष्टि है, जो समय पर निर्णय लेता। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के और वरिष्ठ नेता ईवी सुब्रमण्यम ने 27 मार्च 2026 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने निजी कारणों और अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला दिया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आगामी 2026 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट न मिलने से उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। नोएडा के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पिछले साल हुए जेनजी प्रोटेस्ट के मामले में हुई है और ये कार्रवाई उस समय में हुई जब कल ही बालेन शाह ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। पुलिस के अनुसार ओली को शनिवार सुबह भक्तपुर के गुंडू स्थित उनके घर से पकड़ा गया है। वहीं रमेश लेखक को सूर्यविनायक से गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद शुरू हुई है, जांच के आधार पर की जा रही है और एक जांच आयोग ने सुझाव दिया था कि इन नेताओं पर लापरवाही का केस चलाया जाए। इस पूरे मामले में 10 साल तक की सजा हो सकती है। महाराष्ट्र और पूरे देश में चर्चा का विषय बने कैप्टन अशोक खरात के यौन शोषण मामले में पूर्व एमएलए अनिल गोट ने बड़ा बयान दिया है। गोटे ने कहा कि इस पूरे मामले में एसआईटी जांच केवल ड्रामा है और असली निष्पक्ष जांच
सुप्रीम कोर्ट के निजी जज द्वारा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूलिंग पार्टी के कई सीनियर मंत्री और नेताओं के कैप्टन खरात के साथ फोटो मौजूद हैं और 2018 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री ने उनके मंदिर को 1.5 करोड़ रुपए का फंड दिया था। गोटे ने केंद्र और राज्य के मंत्रियों तक के नाम लेकर मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है। जो लिंग प्रसाद कैप्टन अशोक खरात, इसकी जो इंक्वायरी चल रही है SIT के निगरानी में, उस पर मेरा कोई भरोसा नहीं। अमित शाह जी का फोटो है, देवेंद्र फडणवीस साहब का फोटो है। अमित शाह केंद्र में गृह खाते संभाल से और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी संभाल से। महाराष्ट्र के वसई के एक स्वभिभू धर्मगुरु के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी आमची वसई नाम की संस्था चलाता है और खुद को धर्मगुरु बताता है। आरोप है कि उसने धर्म के नाम पर पुणे की एक महिला को झूठा भरोसा दिलाया और नशे की हालत में उसके साथ रेप किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने खुद को भगवान शिव का अवतार और महिला को पार्वती बताकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, रेप के बाद उसने महिला की तस्वीरें भी ली और बाद में उसे ब्लैकमेल करके कई सालों तक रेप करता रहा। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। धुले महाराष्ट्र से अगली खबर आ रही है। धुले जिले के पिंपरनील सामोड़े हाईवे रोड पर एक गंभीर हादसा टल गया। पिपरलेर के समोड़े होते हुए साकरी जा रही एक ओमनी वैन में अचानक भीषण आग लग गई और सावधानी के चलते वैन में सवार 3 यात्री समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और स्थानीय नागरिक मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाईवे पर कई समय तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। नागपुर के रेलवे अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां इलाज के लिए भर्ती एक मरीज ने अस्पताल के भीतर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान चंद्रपुर निवासी सुधाकर चुनारकर के रूप में हुई है, जो रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पैरों में गंभीर चोट और लंबे समय से चल रहे इलाज के कारण वो मानसिक रूप से परेशान थे। हालांकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। नागपुर के रेलवे अस्पताल में आज जो है सनसनीखेज मामला सामने आया, क्योंकि सुधाकर चुनारकर करके व्यक्ति है जो रेलवे में लोको पायलट है। लोको पायलट की ड्यूटी पर थे और दिनांक 20 तारीख को चंद्रपुर में जो है वो पहली मंजिल से नीचे गिरे थे और गिरने के बाद में उनका जो उपचार है चंद्रपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। उसके बाद में उन्हें उपचार के लिए नागपुर में लाया गया था और कल ही लाया गया था और रेलवे के अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जो सूत्र के अनुसार जानकारी मिली कि आज ही दोपहर के टाइम में जो है उन्होंने रेलवे अस्पताल के बाथरूम में जाके फंदा लगा के उन्होंने सुसाइड कर लिया। मामले की जांच रेलवे पुलिस के साथ सदर पुलिस थाना कर रही है। आगे यह भी देखना होगा क्या ये सुसाइड था या फिर कुछ और था, लेकिन जहां सुसाइड की बात करते तो ऐसा कोई सुसाइड नोट पुलिस विभाग को बरामद नहीं हुआ, चूंकि जांच फिलहाल जारी है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इंडिया डेली लाइव से महाराष्ट्र से अगली खबर आ रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के शहादा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां SIR मैपिंग प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि मार्च के अंत तक मैपिंग न करने वाले मतदाताओं को भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक केवल 46% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो पाई है, जबकि 44% काम अभी भी बाकी है। उप विभागीय अधिकारी और सहायक जिलाधिकारी ने मैपिंग कैंप का दौरा किया है। जनता को समय रहते अपनी मैपिंग पूरी करने की अपील की है।
प्रशासन की टीम हर गांव और केंद्र पर मौजूद है ताकि तकनीकी दिक्कतें तुरंत हल की जा सकें। अभी जो प्री SIR मैपिंग चल रही है, इसके अंदर क्या है कि जो 2002 की यादी है उससे अभी 2024 की यादी है। 2024 की यादी में जो उनको देखना कि 2002 की यादी में उनका नाम है कि नहीं है वो, और उनकी फैमिली के नाम, अगर उनका नाम मिलता है तो उनकी फैमिली के नाम के साथ में हम प्रोजेनी मैपिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हमारी ये प्री मैपिंग की प्रोसेस चल रही है। तो हमारा टारगेट है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है अभी प्री मैपिंग में हम ये 31 मार्च से पहले हम प्री मैपिंग में जितने ज़्यादा लोगों को हम जोड़ सकते हैं इसमें वो जोड़ पाए। अभी जिनकी मैपिंग नहीं हुई है उनके बाद में उनको ये 31 मार्च के बाद में जैसे SIR शुरू होगी हमें उनकी सुनावनी लेनी होगी। तो उनको सुनावनी में जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके आना पड़ेगा, तो उसमें टाइम जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो जितनी ज़्यादा अभी हम ये कोशिश करेंगे, लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि जितने ज़्यादा लोग आ पाए अभी प्री मैपिंग में और अपना नाम उस यादी में जोड़ पाए या उनकी प्री मैपिंग करवा पाएंगे। तो महाराष्ट्र के खामगांव में सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के बीच प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर किरण पाटिल ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए सख्त पाबंदियां जारी कर दी हैं। आदेश के तहत पेट्रोल और डीजल सिर्फ गाड़ियों के टैंक में ही भरा जाएगा। कोई भी बिना इजाजत कंटेनर इस्तेमाल नहीं कर सकता। पेट्रोल पंपों पर स्टॉक और डिमांड की जानकारी बोर्ड पर दिखाना अनिवार्य है। आपात सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पेट्रोलियम नियम 2002 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला परिषद ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 175 करोड़ 75 लाख 22 हजार रुपए का रिकॉर्ड मूल बजट पेश किया है। ये पिछले वर्ष के बजट से लगभग कई लाख गुना अधिक बताया जा रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष मंगेश वागडीकर ने इसे किसानों, महिलाओं, विकलांगों, दलित और आदिवासी समुदाय सहित सभी वर्गों के विकास के लिए पेश किया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, कृषि, समाज कल्याण और दिव्यांग सशक्तिकरण जैसी कई प्रमुख योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान भी इस पर शामिल किए गए हैं। हनुमानगढ़ के भिरानी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत 27 मार्च 2026 को छानीबड़ी पुलिस चौकी भादरा हिसार रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक बाइक सवार आरोपी को 132 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बलवान 27 वर्ष हरियाणा के हिसार जिले के मोड़ा खेड़ा गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की अनुमानित कीमत जो लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। NDPS एक्ट की धारा 18-21 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच गोगा मीड़ी थानाधिकारी चंद्रकला कर रही हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान से अगली खबर आ रही है। हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां नोहर के व्यवसायी चंपालाल रानियावाले और गीता देवी रानियावाले द्वारा गोपाल बच्छा गौशाला श्री सूर्य भवन मंदिर नोहर के पास नोहर में अपनी नेक कमाई से लगभग 7 लाख रुपए की लागत से बाल बच्चों के लिए एक शेड का निर्माण कर आधारशिला रखी गई है। इस अवसर पर श्री गोपाल बच्छा गौशाला नहर के अध्यक्ष श्याम सुंदर मोदी, अग्रसेवा संस्थान नोहर के अध्यक्ष राजेंद्र कंदोई, अग्रवाल सभा समिति नोहर के अध्यक्ष राजू रानियावाले समेत कई लोग वहां पे मौजूद रहे। माता की आज के प्रोग्राम में एक शेड का निर्माण कार्य चंपालाल जी रानिया की तरफ से करीब 7 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा, उसका नियुक्त किया गया है। और एक गौशाला के मुख्य गेट का नियुक्त किया गया है जिसमें 5 लाख की लागत से राजेश जी गुड़गांव की तरफ से बनाया जा रहा है, जो कि बोईसरी जमालिया के साडू माता की आज एशिया में जारी संघर्ष दिन ब दिन और भयावह होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा और चौंकाने वाला दावा इस वक्त सामने आ रहा है।
ट्रंप के अनुसार हाल ही में अमेरिका पर 101 मिसाइलों में हमला किया गया है, जिनका निशाना समुद्र के भीतर मौजूद एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत को बनाया गया है। ट्रंप ने कहा कि दागी गई सभी 101 मिसाइलों को अमेरिकी रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक हवा में ही मार गिराया है और समुद्र में गिरकर वो नष्ट हो गए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अब अमेरिका सीधे लक्ष्यों पर कार्रवाई कर रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ट्रंप के अनुसार हाल ही में अमेरिका पर 101 मिसाइलों से हमला किया गया था, जिनका निशाना समुद्र के अंदर मौजूद एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बेशकीमती सैन्य संपत्ति दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत को बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। ट्रंप ने यह भी कहा कि दागी गई जो सभी 101 मिसाइलें हैं वो अमेरिकी रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दी है। तो इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।